आज का जो भी है। तो हम आज पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट कर्व्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इम्पोर्टेंट कर्व्स के बारे में बात करते हैं। तो लॉरेंस कर्व क्या होती है, गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, कज़नेट्स कर्व क्या होती है, इन्वायरमेंटल कज़नेट्स कर्व क्या होती है, थॉमसन फिलिप कर्व क्या होती है, लैफर कर्व क्या होती है, लाफर। चलिए बात करते हैं लॉरेंस कर्व। ये स्टडी करती है इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम। क्या करती है लॉरेंस कर्व? कर्व स्टडी करती है इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम। गिनी कोएफिशिएंट क्या करती है? ये रिप्रेजेंट द मेजर्स ऑफ इनकम इनइक्वालिटी थ्रू द लॉरेंस कर्व। ये इसी से रिलेटेड है कि रिप्रेजेंट द मेजर्स ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। मेजर्स करती है इनकम इनइक्वालिटी किसके थ्रू? लॉरेंस कर्व के थ्रू। कज़नेट्स कर्व भी बोलते हैं शायद, हाँ कज़नेट या कज़नेट्स कर्व। ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी initially increase as GDP increases and after a point inequality begins to decline। ये इन्वर्टेड यू के उससे दिखाया जाता है इसको, कज़नेट कर्व को। क्या होता है इसमें कि जब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इनिशियली इंक्रीजेस होती है एज जीडीपी इंक्रीज, ठीक है, एंड आफ्टर अ पॉइंट इनइक्वालिटी बिगिंस टू डिक्लाइन, एक समय के लिए। इन्वायरमेंटल कर्व क्या होती है? इन्वायरमेंटल डैमेज, ये मेन वर्ड कीवर्ड्स है। इनिशियली इंक्रीज increases as GDP rise and after a point the damage start declining। इसको इन्वर्टेड यू से दिखाया जाता है इसको भी। जितने भी कजनेट जैसी चीजें इन्वर्टेड यू से दिखाया जाता है। क्या बोल रहा है? इन्वायरमेंटल डैमेज इनिशियली इंक्रीजेस एज जीडीपी राइजेस एंड आफ्टर ए पॉइंट द डैमेज स्टार्ट डिक्लाइनिंग। थॉमसन फिलिप कर्व क्या होता है? ये अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस एज इन्फ्लेशन इंक्रीज, ठीक है। जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस। there is a there is an inverse relationship between unemployment and inflation rate। ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से क्या है? इनवर्स रिलेशन। लेफर कर्व क्या होता है? इनिशियली टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टैक्स रेट एंड आफ्टर अ पॉइंट रेवेन्यू स्टार्ट डिक्लाइनिंग ऑन इंक्रीजिंग टैक्स। ये भी इन्वर्टेड यूज से दिखाया जाता है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, अभी ऐसे ही पढ़ते हैं। मेजर priority areas in 5 year plans। फर्स्ट ईयर 5 ईयर के प्लान के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक रहता है। इस पे क्या रहता है priority? इस पे एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन हेरोड डोमर मॉडल। क्या है? हेरोड डोमर मॉडल। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि विच मॉडल इज अडॉप्टेड इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो आपको पता होना चाहिए कि हेरोड डोमर मॉडल अडॉप्टेड बेस्ड ऑन, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61, इसमें क्या है? महालनोबिस मॉडल अडॉप्ट किया गया था, मतलब इसके थ्रू वेस्ट किया। इसमें क्या क्या प्रियोरिटी टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रियोरिटी दी गई थी, इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को। और स्टैब्लिश किया गया था क्या? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एट भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला। सेकेंड 5 ईयर पे इंडस्ट्रियल प्रियोरिटी दी गई थी इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड प्रोजेक्टेड भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें 1961 से 66, इसमें क्या कहते हैं? गाडगिल मॉडल। गाडगिल मॉडल में क्या है? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को दोनों को साथ में। इसमें क्या किया गया थर्ड 5 में? इसमें बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री was established in 1964 with the cooperation of former Soviet Union, मतलब यूएसएसआर, रसिया, with the help of रशिया। बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री 1964 गाडगिल मॉडल था। गाडगिल मॉडल में क्या है? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री साथ में। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था? एग्रीकल्चर होता किसके बेस में? हेरोल्ड डोमर मॉडल। और सेकेंड 5 ईयर का था महालनोबिस मॉडल, जिसमें प्रियोरिटी इंडस्ट्रियल सेक्टर को दी गई थी, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में ये था। अब फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करें 1969 से 74, इसमें सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की गई थी और एलिमिनेशन ऑफ इनकम इनक्वालिटीज की बात की गई थी। क्या की गई थी? कि सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए और एलिमिनेट किया हो जाना चाहिए, एलिमिनेशन ऑफ इनकम इनक्वालिटी, मतलब इनक्वालिटी ही होनी चाहिए बेस्ड ऑन इनकम। फिफ्थ 5 ईयर प्लान आता है 1979 74 से 79 तक। इसमें क्या क्या? पॉवर्टी एलिवेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की गई थी। क्या क्या? पॉवर्टी एलिवेशन के एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। वी हैव कंप्लीटेड द 5 ईयर प्लान, मेजर वाला जो भी है। अब
रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड देयर लोकेशन। बदाऊं इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो ये रामगंगा रिवर पे है। बदाऊं बताऊं गोकुल बैराज प्रोजेक्ट यमुना रिवर पे है। रिहान प्रोजेक्ट रिहान रिवर पे है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कृष्णा रिवर पे है। और पोचमपाद पोचमपद प्रोजेक्ट ये क्या है, गोदावरी रिवर पे। पोचमपद प्रोजेक्ट। माता टीला प्रोजेक्ट बेतवा रिवर पे। माता टीला प्रोजेक्ट बेतवा रिवर। पोचमपद गोदावरी रिवर। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कृष्णा रिवर। रिहान प्रोजेक्ट रिहाम रिवर। गोकुल बैराज प्रोजेक्ट यमुना रिवर। बदाऊं इरिगेशन प्रोजेक्ट रामनगर रिवर रामगंगा रिवर। सिटीज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इन उत्तर प्रदेश। कौन सिटी जो गंगा के किनारे हैं, ठीक है, मतलब गंगा क्या है, मतलब नदियों के किनारे है। सिटीज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, तो गंगा के किनारे बाद में देखेंगे, पहले हम गोमती रिवर पे देखते हैं कौन कौन सा शहर बसा है। गोमती रिवर पे लखनऊ है, जौनपुर है, सुल्तानपुर है। यमुना पे कौन है, कौशाम्बी है, मथुरा वृंदावन है, आगरा है, इटावा है, हमीरपुर है। सिटीज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इन उत्तर प्रदेश। राप्ती पे क्या है, गोरखपुर है, बलरामपुर है, बहराइच है, श्रावस्ती है। गंगा पे क्या है, बिठूर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, कन्नौज है, फर्रुखाबाद है, गाजीपुर है, कानपुर है, मिर्जापुर है, सिकटा। गोमती पे पूछे, सरयू पे भी लखनऊ है। गोमती पे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, ठीक है। यमुना पे कौशाम्बी, मथुरा वृंदावन, आगरा, इटावा, हमीरपुर, ये भी ठीक है। राप्ती पे गोरखपुर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती। गंगा पे बिठूर, वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, कानपुर, मिर्जापुर। रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द तिब्बतन प्लेटू। तिब्बतन प्लेटू से कौन कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, कि ब्रह्मपुत्र होती है, सैंगपो से, सैंगपो, सैल्वीन, मेकोंग गंगा नहीं, मेकोंग, सतलज, इंडस, यांग जो भी है, ये ओरिजिनेट होती हैं कहाँ से, तिब्बतन प्लेटू से। अब पढ़ते हैं थर्मल पावर प्लांट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में, तो ये अनपरा थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट्स है, स्टेशन है सोनभद्र में। दादरी थर्मल पावर प्लांट है, गौतम बुद्ध नगर, गैस बेस्ड है। मेजा थर्मल पावर प्लांट प्रयागराज में है। सिंगरौली थर्मल, सोनभद्र। टंडा थर्मल पावर, अम्बेडकर नगर। ओला थर्मल पावर प्लांट, बरेली, गैस बेस्ड। हरदुआगंज थर्मल पावर प्रोजेक्ट, अलीगढ़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये चंदौली में है, 1957 में स्टैब्लिश किया गया था। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, लखीमपुर खेरी में है, 1972 में स्टैब्लिश किया गया था। कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये बहराइच में, 1975 में। अब प्रोजेक्ट नहीं, प्रोजेक्ट की बात क्या करें, हाँ, प्रोजेक्ट भेड़िया, हाँ, बहराइच में भी चलाया गया था अभी। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये बांदा में है, बांदा, बांदा चित्रकूट शायद, हाँ, बांदा, 1977। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ललितपुर में है, 1977 में, द स्मॉलेस्ट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश नेम चेंज कब हुआ था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस हुआ था 1836 में। यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध आगरा कब हुआ था, 1877 में। यूनाइटेड प्रोविंस मतलब कब हुआ था, इसी से फिर धीरे धीरे यूपी हो गया, 1937 से। प्रेजेंट उत्तर प्रदेश 1950 से हुआ था। उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस को ही बदल के किया गया, तो 4 बार ऐसे मेन है, ठीक है। 1836 नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बोलते थे इसको। यूनाइटेड प्रोविंस अवध एंड आगरा था मिलके इसको 1877 में। यूनाइटेड प्रोविंस 1937 में। प्रेजेंट उत्तर प्रदेश 1950 से है अभी तक। यूपी जी नहीं बदलेंगे शायद अब। इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने पहले भी कर लिया है, अभी फिर से करते हैं कुछ, कितने हैं, हाँ। तो हैंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2015 में, ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन किसके, इंडियन बांग्लादेश के बीच था। तो अगर आ जाए हैंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, तो कंफ्यूज नहीं होने का, ये इंडिया बांग्लादेश का जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हो उसके बीच में है। ए, एक तो एकवां अमेंडमेंट 2016 में हुआ था जीएसटी रिलेटेड, वन हैंडेड फर्स्ट जीएसटी से। वन हैंडेड सेकेंड अमेंडमेंट हुआ था जो 2018 में, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो भी इनका कमीशन है। वन हंड्रेड थर्ड अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, इसमें 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दिया गया था।
तो डोंट बी कंफ्यूज, 1 2 3 पे, ठीक है। एक पे क्या है जीएसटी, 2 पे क्या है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 3 पे है 10% रिजर्वेशन, और चौथे पे है 2020 में इसमें एज लिमिट की गई थी रिटायरमेंट ऑफ सीट्स फॉर SC ST इन लोकसभा और स्टेट असेंबली में, ठीक है, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में और इंक्रीज फ्रॉम 70 ईयर्स से 80 ईयर की गई थी, ठीक है। ये याद रखें। 104थे अमेंडमेंट है, 2020 में हुआ था। और एंग्लो इंडियन की जो इसमें दो चीजें मेन है, एक तो ये हो गया SC ST की सीट के बारे में, एक ये हो गया था कि एंग्लो इंडियन की जो कम्युनिटी सीट थी लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में उसको हटा दी गई थी, रिमूव कर दी गई थी। 105वें अमेंडमेंट एक्ट की बात करें 2021 के, तो स्टोर किया गया था, क्या रिस्टोर किया गया था, रिस्टोर किया गया था द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBC। 105 में क्या था, रिस्टोर किया गया था पावर स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपेयर करने की लिस्ट, कौन सी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की। 106वें अमेंडमेंट 2023 में हुआ था, 106वां अमेंडमेंट एक्ट 106th अमेंडमेंट 2023 रिलेटेड टू किससे, ये वुमेन रिजर्वेशन, ठीक है। 33% शायद, हाँ 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर 15 ईयर, ठीक, हाँ। इसको कुछ बोलते नारी बंधन अभियान, नारी बंधन समथिंग, ठीक। ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं 100 क्या था, 100 था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। 101 GST, 102 बैकवर्ड क्लासेस के लिए नेशनल कमीशन के स्टेशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जैसे SC ST के लिए है। 103 में EWS 10% रिजर्वेशन, 104 में है एज लिमिट की गई थी, इंक्रीज की गई थी सीट्स फॉर SC ST की 70 से 80, और रिजर्वेशन एंग्लो इंडियन का हटा दिया गया था लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। और 105 में क्या किया गया था, स्टोर किया गया था पावर स्टेट गवर्नमेंट का कि प्रिपेयर कर सके लिस्ट स्पेशलिस्ट सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस का। और 106 में अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 2023 से रिलेटेड टू वुमेन रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, नॉट इन राज्यसभा और अदर, ओके। इम्पोर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू पंचायत राज, इसमें क्या है, आर्टिकल 243C बोलता है स्ट्रक्चर पंचायत राज का कैसा होना चाहिए, ठीक है। इसमें आर्टिकल 243D में बोलता है रिजर्वेशन सीट होनी चाहिए कि महिलाओं के लिए कितना, SC ST के लिए कितना, OBC के, ठीक है। आर्टिकल 243I में क्या है, फाइनेंस कमीशन था पंचायत के लिए। आर्टिकल 243 के में इलेक्शन कमीशन फॉर पंचायत की कैसे इलेक्शन होगा, फाइनेंस कमीशन जो स्टेट असेंबली स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और इलेक्शन कमीशन भी स्टेट इलेक्शन कमीशन। 243 में क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी, और 243 में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग होगी जो उसके लिए आगे के डेवलपमेंट के लिए। और फीचर वॉरो फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या क्या चीज हम दूसरी कंट्री से लिए, अडॉप्ट किए, वॉरो किए, क्या लाए क्या बदले, इसके बारे में। तो हमने कनाडा से क्या लिया, कनाडा की बात करें तो प्लान ऑफ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर लिए, क्या लिए, प्लान ऑफ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और रिटेनिंग रेसिड्यूरी पावर विद द सेंटर, तीन इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। अमेरिका से क्या था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी जैसे जगदीप धनखड़ जी बैठते हैं वहाँ पे। और फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी एंड प्रियम्बल, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया हम, नॉमिनल हेड जैसे प्रेसिडेंट है लाइक ए क्वीन, नॉमिनल कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, नॉट प्रेसिडेंटल टाइप, ठीक है। बाई कैमरल जैसे लोकसभा राज्यसभा, यूनाइटेड किंगडम से। अब इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू लैंग्वेज, क्या कौन कौन से अमेंडमेंट हुए रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1967 में, जिसमें सिंधी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सा, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, इसमें क्या किया गया था, नेपाली मणिपुर कोंकणी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2003 में, जिसमें संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली लैंग्वेज को ऐड किया गया था। देयर आर 22 लैंग्वेजेस, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मेजर आर्टिकल इंक्लूडेड DPSP बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, तो आर्ट 1976 के तहत, ठीक है।
आर्टिकल 39 ए बोलता है कि प्रोवाइड करता है फ्री लीगल एड टू द पुअर। ये क्या है? डीपीएसपी है, डोंट बी कंफ्यूज। आर्टिकल 39 ई क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए प्रोटेक्शन देगा चिल्ड्रन की एंड अडल्ट की। आर्टिकल 43 ए क्या बोलता है? ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 48 ए क्या बोलता है? प्रोटेक्ट करेगा, इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। दीज आर द डीपीएसपी बाय द स्टेट और जो भी है। आर्टिकल 39 ए फ्री लीगल एड। आर्टिकल 39 ई protection of children and adults from exploitation. 43A participation of worker in the management of industries. Article 48A protect and improve the environment. अब मेजर सूफी सिलसिला इन इंडिया एंड देयर फाउंडर। हम मिक्स रिवीजन कर रहे हैं तो हर सब्जेक्ट आएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, साइंस है, अदर थिंग्स लाइक यूपी का भी थोड़ा बहुत। तो मेजर सूफी सिलसिला इंडिया का, देयर फाउंडर कौन है? तो सूफी सिलसिला जो चला था उसके फाउंडर सूफी सिलसिला, तो चिश्ती जो था ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे, वो फाउंडर थे। सोहरावर्दी जो था बहाउद्दीन जकारिया थे। एंड कादरी कादिर सैयद मखदूम मोहम्मद गिलानी थे। सत्तारी सत्तरी शाह अब्दुल्ला सत्तरी थे। फिरदौसी शेख बदरुद्दीन समरकंदी थे। नक्शबंदी वकी बिल्ला थे। इवन ड्यूरिंग बाबर्स करियर, फर्स्ट बैटल पानीपत का हुआ था बाबर के टाइम में, जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जिसमें बाबर जीत जाते हैं और इब्राहिम लोधी खत्म। ठीक है। बैटल ऑफ खानवा होता है 17 मार्च 1527 में। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, बाबर बाबर, ठीक है, डेथ ऑफ बाबर हो जाती है लास्ट में। तो बैटल ऑफ चंदेरी होता है 29 मार्च पर 1528 को। बैटल ऑफ घाघरा होता है 6 मई 1529 को। मतलब कि डेथ बाबर की होती है 26 दिसंबर 1530 को। फर्स्ट बैटल 1526, फिर खानवा का 1527, चंदेरी का 1528, घाघरा का 1529 और बाबर की डेथ 1530 में होती है। क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है, डिसेंडिंग के असेंडिंग ऑर्डर या समथिंग। डिसेंडिंग क्या, जैसे मतलब कि क्रम में लगाने का। और डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत, जैसे स्लेव डायनेस्टी आती है, उसका स्लेव ममलुक डायनेस्टी, ठीक है, 1206 1290। कौन रहता है इसमें? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक रहता है। इसकी स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी आती है। तुगलक डायनेस्टी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा टाइम तक रहती है, 90 ईयर समथिंग, एग्जैक्टली ऐसे कुछ समथिंग याद जोड़ना पड़ेगा। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1412 तक। फिर सय्यद डायनेस्टी 1414 से 1451, सबसे कम शायद यही है। नहीं, खिलजी है शायद। 90 13 से। हम्म खिलजी है सबसे कम। लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526। लोधी के बाद आ जाते हैं मुगल। इब्राहिम लोधी से बैटल ऑफ पानीपत 1526 में होता है। तो पहले कौन आता है इसमें, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। पहले आते हैं स्लेव डायनेस्टी, फिर कितने से 1200 से 1290, फिर खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320, अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 1412, लार्जेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट पीरियड इसका रहता है। सैयद डायनेस्टी इतना, लोधी डायनेस्टी लास्ट। फिर मोहम्मद बिन तुगलक का मेजर प्रोजेक्ट जो थे उसके बारे में। ये चेंज करता है कैपिटल 1326 में, और सर्कुलेशन करता है फिरोजाबाद करवाता है शायद। सर्कुलेशन ऑफ टोकन करेंसी 1330। एंड खुरासन कैंपेन करता है, 1332 कैंपेन करता है खुरासन 1332 में। और कराचिल कैंपेन करता है 1337 में। इंक्रीज करता है टैक्सेस इन दो 1325 ईस्वी में। एक नजर देखने का काम है, वैसे भूलेगा ही ना। फॉरेन सिटीजन हु केम ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां। ओके, शाहजहां के टाइम में आया कौन कौन था? शाहजहां नॉट जहांगीर। ओके। पीटर मुंडे इटालियन ट्रेवलर थे 1630 से 1634। पीटर मुंडे इटालियन ट्रेवलर 1630 से 1634 एडी। फ्रांसिस वर्नियर फ्रेंच फिजिशियन थे 1656 में, 1656 से 1717 में आए। निकोला मनुक्की इटालियन ट्रेवलर 1653 1708 एडी। He was an artilleryman in the Darasico army, later became a doctor. निकोला मनुक्की, इसका क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ज्यादा स्टेटमेंट ऐसा है। जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर फ्रेंच ट्रेवलर थे 1638 से 1663। He traveled to India 6 times. He was a jeweler by profession. jeweler jeweler और जैसे अभी आते हैं ब्लॉग बनाते हैं, वैसे भी
ये भी उस टाइम के ट्रेवलर्स थे। ग्रासलैंड्स के बारे में, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड पढ़ लेते हैं क्या? चलिए। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में, टेम्परेट ग्रासलैंड कौन कौन सी है? जैसे सवाना अफ्रीका में, कॉम्पोज ब्राजील में, लानोस वेनेजुएला एंड कोलंबिया में। दीज आर द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इन द वर्ल्ड। ऐसे टेम्परेट ग्रासलैंड जैसे प्रेरीज यूएसए कनाडा में है, पंपास अर्जेंटीना में है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड बोल सकते हैं, ठंडा ठंडी जगह वाले। द डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, स्टेपीज एशिया इक्वेटोरियल रसिया में है, मंचूरिया रीजन ऑफ चाइना में है। ठीक है, तो टेम्परेट ग्रासलैंड जैसे प्रेरीज, पंपास, वेल, द डाउन्स, टॉन्स, द स्टेपीज ये इक्वेटोरियल रसिया पे है, मंचूरिया रीजन चाइना के, और द डॉन्स ऑस्ट्रेलिया में है। वर्ल्ड साउथ अफ्रीका में पंपास अर्जेंटीना, प्रेरीज यूएसए कनाडा, लानोस वेनेजुएला एंड कोलंबो, कंपोज ब्राजील, सवाना अफ्रीका में। तो हो गया ये ग्रासलैंड्स के बारे में। कंट्रीज विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ठीक है, सबसे ज्यादा अगर किसी की जो है कोस्ट लाइन है तो वो है कनाडा की। ठीक है, उसके बाद आता है नॉर्वे, उसके बाद कौन आता है? इंडोनेशिया थर्ड पोजीशन पे, फिर रसिया, फिर फिलीपींस। और इंडिया की कितनी है? 16th क्या है रैंक है, मतलब इंडिया 16 नंबर पे आएगा इसके बाद। तो इतनी 7,516 किलोमीटर कोस्ट लाइन लेंथ है इंडिया की। मतलब स्टेट कौन सा है जो सबसे ज्यादा कोस्टल रीजन पे है? वो है गुजरात, इंडिया का। कनाडा वर्ल्ड पे ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन पे है, जिसकी सबसे ज्यादा, फिर नॉर्वे, फिर इंडोनेशिया, फिर रसिया, फिर फिलीपींस। हिल्स ऑफ साउथ इंडिया, नॉर्थ टू साउथ, जैसे नील नल्ला, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, नल्ला मलाई पहले आती है, उसके बाद नीलगिरी आती है, फिर अन्ना मलाई, फिर कार्डमम हिल केरला साइड का। नल्ला नील अन्ना कार्ड, नल्ला नील अन्ना कार्ड, नल्ला नील नल्ला नल्ला। ठीक है, मेजर लोकल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड। चिनूक, ये लोकल विंड्स, तो ये यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा में चलती है, लोकल विंड है। फॉन, आल्प माउंटेन स्विट्जरलैंड पे है। सिरोको, ये इटली की है। सिमूम, ये अरेबियन डिजर्ट की है, सिमूम। ब्रिकफील्ड, ये तो पता है सबको, ऑस्ट्रेलिया की है, विक्टोरिया की। नॉर्वेस्टर, ये न्यूजीलैंड की है। सैमल, समल, इराक एंड द पर्सियन गल्फ की है। सांता अना, कैलिफोर्निया की है। कोयम्बैंग, जावा इंडोनेशिया की है। कोया कोयम्बैंग, जावा इंडोनेशिया। सांता आना, कैलिफोर्निया। सैंटा आना, समल, इराक एंड पर्शियन गल्फ। नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड। ड्रिकफिल्डर, ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया, शिमूम, अरेबियन डिजर्ट। सिरोको, इटली। फॉन, आल्प्स माउंटेन, स्विट्जरलैंड। शिनूक, यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। ये है मेजर लोकल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड. We have completed grassland winds and foreign citizen who came during the reign of Shahjahan. सब कुछ कंप्लीट है। मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पिग्मीज ट्राइब कहाँ पाई जाती है? कॉन्गो बेसिन पे पाई जाती है। कहाँ? पिग्मीज ट्राइब फाउंड इन कॉन्गो बेसिन, ये वाले एरिया में। बोरो कहाँ है? ये ब्राजील में है। इनकाठा, इनकाठा कहाँ है? सदर्न अफ्रीका में है इनकाठा, इनकाठा जो भी बोलो। हैदा कहाँ है? हैदा अमेरिका में है। तरतार एंड यूकाधिर कहाँ है? ये साइबेरिया में। ये बेडोविन, बेडोइन, ये अरब में। क्या ही बोलो उनको, बेडोविन। याकू कहाँ है? टुंड्रा रीजन पे है। जुलू कहाँ है? नटाल, नटाल प्रोविंस साउथ अफ्रीका। नटाल वही गांधी जी वाला जुलू यहाँ पे पाई जाती है ट्राइब। मसई कहाँ है? ईस्ट अफ्रीका केन्या में। मसई ट्राइब्स फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका केन्या। जुलू इन फाउंड इन नटाल प्रोविंस साउथ अफ्रीका एंड याकू इज टुंड्रा रीजन एंड Bedouin in Arab and Tatar Yukadir in Siberia and Haida in America and in Inkatha in Southern Africa, Boro in Brazil and Pygmies in Congo Basin. We have completed the tribes. The major state of the world and the associated seas and land masses and they separated. जैसे वेरिंग सी की बात करें तो ये आर्किट एंड वेरिंग सी जो अलास्का एंड रसिया में है। जिब्राल्टर की बात करें तो ये स्पेन एंड मोरक्को के बीच में है, जो मेडिटेरियन सी को और अटलांटिक ओशन को अलग करता है। डोवर की बात करें तो नॉर्थ सी एंड अटलांटिक ओशन को अलग करता है और ब्रिटेन फ्रांस में है। मलाका की बात करें तो जावा सी एंड बे ऑफ बंगाल को अलग करते हैं, मलाया एंड सुमात्रा का। फ्लोरिडा की बात, पाक स्टेट की, सॉरी, पाक स्टेट की बात करें तो बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी को अलग करते हैं और इंडिया एंड श्रीलंका के बीच को अलग करते हैं, मतलब कंट्री के हिसाब से। फ्लोरिडा, गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड अटलांटिक, ये क्या करते हैं? फ्लोरिडा एंड वेस्ट इंडीज का। वी हैव कंप्लीटेड द स्टेट।
और उसका क्या है, लैंड मास दो अलग करते हैं और सी जो एक दूसरे को अलग करती हैं। पाक स्टेट अपने ये वाला है जो ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, ये पाक स्टेट है। तो ये इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, तो इसको अलग करता है पाकिस्तान, इधर मास लैंड मास को अलग करता है जैसे कि इंडिया एंड श्रीलंका। तो ऐसे ही फ्लोरिडा क्या है कि गल्फ ऑफ मेक्सिको को और अटलांटिक को, मतलब ये गल्फ ऑफ मेक्सिको अटलांटिक को अलग करता है, जो कि फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज को भी अलग करता है उस हिसाब से लैंड मास के हिसाब से। मलाक्का का जावा से बे ऑफ बंगाल, मलाया सुमात्रा को, डोबार को नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन जो ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है, डोबर। जिब्राल्टर मेडिटेरियन सी को और अटलांटिक ओशन को अलग करता है, जो स्पेन और मोरक्को को लैंड मास से अलग करता है। बेरिंग सी, आर्कटिक, बेरिंग, अलास्का एंड रसिया। कंप्लीटेड। अब लीडिंग एल्युमिनियम कंपनीज इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी, मेजर सेंटर, सब्सिडरी कंट्री, जैसे बाल्को जो है, एक बाल्को, हिंडाल्को, 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 माल्को, गाना बन गया रैप सॉन्ग। अब हम पढ़ते हैं बाल्को, कोरबा। बाल्को कहाँ है? कोरबा में, जो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़, कोरबा, कोरबा मतलब कोल के लिए फेमस, बाल्को। तो ये विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर, यूएसएसआर मतलब रसिया, किसकी हेल्प से? सोवियत यूनियन की वजह से हम बाल्को बनाए, कोरबा छत्तीसगढ़ पे। हिंडाल्को कहाँ बना? रेनीकोट में। रेनीकोट कहाँ? उत्तर प्रदेश, मतलब किसकी हेल्प से? यूएसए से। रेणुकूट कूट के यूएसए ने हेल्प की, किसके? हिंडाल्को की। नालको जो है दमन जोड़ी उड़ीसा में है, ये फ्रांस की हेल्प से हमने बनाया। हिंडाल्को जो हीराकुंड उड़ीसा है, एल्युमिनियम कंपनीज है, हीराकुंड उड़ीसा पे है, कनाडा की हेल्प से बनाया। माल्को सलेम तमिलनाडु में, जो इटली की हेल्प से बनाई। दीज आर द कंट्री विच इज सब्सिडरी कंट्री, किसकी? इन कंपनीज की। ठीक है, बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, माल्को। अगर क्वेश्चन अच्छा आ जाए, नाल्को की सब्सिडरी किसने हेल्प की, मतलब इस कंट्री के साथ मिलकर हमने ऐसे किया, जो फ्रांस से हमने दमन जोड़ी उड़ीसा पे ये कंपनी बनाई। हिंडाल्को रेनिक्विट उत्तर प्रदेश यूएसए, पाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ सोवियत यूनियन, और माल्को सलेम तमिलनाडु इंडिया। इतनी दामी थी हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी। टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ हिमालय, पंजाब हिमालय बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर को डिवीजन डिवाइड करता है। टेरिटोरियल रीजन डिवीजन ऑफ हिमालय, पंजाब हिमालय किससे बिटवीन किसके है? इंडस एंड सतलज रिवर के। कुमायूं हिमालय किसका? बिटवीन सतलज एंड काली रिवर के। नेपाल हिमालय किसके बीच है? काली एंड तीस्ता रिवर के। असम हिमालय तीस्ता एंड दिहांग रिवर के। ये हमें थोड़ा बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए, कैसे कैसे क्या पूछ ले के भी कि टेरिटोरियल डिवीजन हिमालय का कुमायूं हिमालय के बीच किसके बीच? सतलज एंड काली रिवर। मेजर पासेस ऑफ इंडिया की बात करें तो एक नजर देख लेते हैं जल्दी से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चांगला पास ये लद्दाख में है, कारदुंगला पास ये लद्दाख में, लिपुलेख पास ये उत्तराखंड में है, माना पास उत्तराखंड में, नीति पास उत्तराखंड में, नाथुला पास सिक्किम में है, जालेपला पास सिक्किम में है, तुजू पास मणिपुर में है, बोमडिला पास अरुणाचल प्रदेश में है, यांग्याप पास अरुणाचल प्रदेश में, दीफू पास अरुणाचल प्रदेश, चंकन पास अरुणाचल प्रदेश। दीज आर द मेजर पासेस। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि माना पास कहाँ है, माना पास कहाँ है, तो उत्तराखंड में। नीति पास कहाँ? उत्तराखंड में। नाथुला पास कहाँ? सिक्किम में। नाथुला एंड जेलेपला कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि नाथुला एंड जेलेपला इन सिक्किम एंड बोमडीला यांगापा दीपू पास एंड चंकन पास इन अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर का केवल एक ही है जो तुजू पास। और उत्तराखंड के कौन कौन से? लिपुला, माना पास, नीति पास और चांगला एंड कारदुंगला। दीज आर इन लद्दाख। पासेस ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स के पास इंडिया, दीज आर द वेस्टर्न घाट यहाँ के पास। ये क्रम से है कि थाल घाट किसके? नासिक एंड मुंबई। अभोर घाट क्या है? मुंबई और पुणे के बीच में है। पाल घाट किसके? कोयम्बटूर एंड कोचीन के बीच में है। तेनकोट्टाई कहाँ है? ये तिरुवनंतपुरम एंड मदुरई के बीच में। ये क्रम से ही है ऐसे। ठीक है, थाल घाट नासिक और मुंबई के बीच में क्वेश्चन आ जाए तो भोर घाट मुंबई या पुणे के बीच में है। जैसे नासिक मुंबई, मुंबई से पुणे, इसके बीच में क्या है? भोर घाट है। पाल घाट मतलब कोयम्बटूर एंड कोचीन के बीच में है। सेनकोट्टी तिरुवनंतपुरम एंड मदुरई के बीच में। इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी में इंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक क्या होता है? तो एपिडेमिक जो होता है
एपिडेमिक क्या होता है कि व्हेन अ डिजीज रिमेन परमानेंटली प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया और पॉपुलेशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एंडेमिक। मतलब कोई एंडेमिक है, जो डिजीज है वो रिमेन परमानेंटली प्रेजेंट रहे उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में और पॉपुलेशन में, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एंडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक क्या होता है? ये एन इन्फेक्टियस डिजीज that is spread rapidly among large number of people in a given population in a short period of time. It's called a epidemic. Short period of time के लिए ये infectious disease that is spread rapidly, तेजी से large number of people में epidemic है। ये कोविड-19 की बात करें तो ये पैंडेमिक है। ये स्प्रेड होती है ऑफ एन एपिडेमिक सिचुएशन। पहले स्टार्ट ऐसे होता है एपिडेमिक की, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल रहते हैं इन गिवन पॉपुलेशन शॉर्ट पीरियड टाइम में। ठीक है, एपिडेमिक से पैंडेमिक बन जाती है। ठीक, एपिडेमिक सिचुएशन अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड अ पैंडेमिक कोविड-19। ये कुछ पर्टिकुलर एरिया के लिए था, ये लार्ज जो पूरे वर्ल्ड में है फैल जाती है, लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड में, उसको पैंडेमिक बोले, जैसे कोविड-19। इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात करें तो ओजोन डे 16 सितंबर, वर्ल्ड नंबर टोबैको डेज 31 ऑफ मई, टॉयलेट डे नवंबर 13, नवंबर 19 फॉरेस्ट डे, फॉरेस्ट्री डे मार्च 21, इंटरनेशनल अर्थ डे अप्रैल 22, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 मई। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? ये भोपाल में, याद रखना। इंस्टीट्यूशन फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और सबसे ज्यादा अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर नहीं बन रहा तो ये फॉरेस्ट फॉर कहाँ है? तो भी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तो याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया देहरादून में है, ठीक है ना, उत्तराखंड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट कहाँ है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये भी उत्तराखंड में है। सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस कहाँ है? ये बेंगलुरु में है, इकोलॉजिकल साइंस, ठीक है, ये बेंगलुरु में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये जोधपुर में है। एरिड, एरिड से ही आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं, एरिड रीजन। ठीक है, हमने पढ़ लिया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।